हाँ बच्चों, ये तुम्हारी 12th क्लास का फर्स्ट बुक पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर है, फंडामेंटल्स। ठीक है, क्विक रिविजनरी क्लासेस हैं तुम्हारी। तो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में बेसिकली हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है वो मैं फटाफट इसका तुम्हारे को चार्ट बना देता हूँ। नंबर 1 हमारे को पढ़ना है व्हाट इज पार्टनरशिप। 1 मार्कर क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं बच्चों, इसके एक्ट से रिलेटेड, फीचर से रिलेटेड। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस से रिलेटेड पॉइंट, इसमें भी क्वेश्चन कई बार मिलते हैं। नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके मेथड्स हमने सीखने हैं। नंबर 4 है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसके भी मेथड्स हमने सीखने हैं। नंबर 5 है एक नया अकाउंट आप बनाना सीखोगे तुम, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नंबर 6 फिर हम इसमें पढ़ते हैं अगर कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करनी है जिसको हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। और फिर लास्ट में अगर हम किसी भी पार्टनर को गारंटी देते हैं, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम लोगों को सीखना है व्हाट इज पार्टनरशिप। तो वो भी जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसका नाम आपको याद होना चाहिए, कई बार आपसे ईयर ही पूछ लेता है वो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का कौन सा ईयर है। आगे ऑप्शन बना देगा 1932, 1956, 2013, 2014। आपने ध्यान रखना 1932 है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी हुई है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन, रिलेशनशिप नहीं, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, तो टू और more persons. Partnership is the relation between persons who have agreed, मतलब उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, टू शेयर प्रॉफिट, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होनी चाहिए, टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। तो एक बिजनेस होना चाहिए और वो भी लीगल, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो बिजनेस सारे मिलके चलाएंगे या कोई एक चलाएगा सबके लिए, तो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि रिविजनरी है ना, फास्ट वाली क्लासेस है हमारी। अब इसके अंदर आपको ये देखना है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। सो मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। अब इसका एक्ट का नाम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दिया हुआ है, पार्टनरशिप के नंबर कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है, ठीक है ना। सो मिनिमम 2, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। हु हैव एग्रीड का मतलब उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट में भी रिटर्न, एग्रीमेंट में भी ओरल, बस उसका प्रूफ हो। और अगर रिटर्न है तो बेटर है बच्चों, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन जाता है। और अगर रिटर्न एग्रीमेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स पे हम रजिस्टर करा लेते हैं तो वो पार्टनरशिप डीड बनती है। कई बच्चे एक बड़ी मिस्टेक करते हैं कि पार्टनरशिप डीड जो है वो रिटर्न ओरल हो सकती है। नो नो नो, डीड मतलब ही लीगल डॉक्यूमेंट्स पे रजिस्टर्ड, तो दैट मीन्स वो रिटर्न ही है हमेशा। एग्रीमेंट में भी रिटर्न, एग्रीमेंट में भी ओरल, आप कई टर्म्स पे एग्री कर सकते हो ओरली, आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, आप उसको कैरी ऑन करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
So it must be known कि एग्रीमेंट में भी रिटर्न, एग्रीमेंट में भी ओरल, बट डीड मतलब ही रिटर्न है। नंबर 3 है पार्टनर्स की आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कर सकते कि तुमने मान लो 4 पार्टनर्स हैं ABCD, तुमने डी का एक शेयर ही फिक्स कर दिया कि तुम्हें तो हर साल 10 लाख मिलेंगे मिलेंगे, हमें प्रॉफिट कम हो या ज्यादा हो। ये नहीं कर सकते। तुम मिनिमम डिसाइड कर सकते हो कि मिनिमम तुम्हें 10 लाख मिलेंगे, मैक्सिमम शेयर बनता है ज्यादा तो ज्यादा देंगे पर कम नहीं देंगे। ये तो कर सकते हो। वो ये लास्ट पॉइंट है, वो ये वाला गारंटी वाला है, वो गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट वाला। लेकिन तुम हमेशा के लिए शेयर ही फाइनल कर दो, वो पार्टनर है ही नहीं, वो एम्प्लॉय है, तो उनके बीच में कोई शेयरिंग रेशियो होनी चाहिए। नंबर 4, बिजनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास पुरानी एसेट्स पड़ी हैं, एसेट्स को किराए पर देकर तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, 2 से ज्यादा लोग हो, आपस में बांट रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारी पार्टनरशिप है। ना ना ना, यू मस्ट बी डूइंग सम बिजनेस, और वो बिजनेस भी लीगल की बात हो रही है। और सारे पार्टनर्स का पॉइंट नंबर 5 है म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है पार्टनर्स का रिलेशन नेचुरली, जैसे फ्रेंड्स का रिलेशन होता है ना, बराबरी का रिलेशन, पार्टनरशिप में लीगल रिलेशन हो जाता है कि सारे पार्टनर्स एक दूसरे के किए हुए एक्ट, एक दूसरे के किए हुए जितने भी एक्शंस हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ज्वाइंटली एंड सेवरली। तो सारे पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट्स हैं। इसका मतलब होता है वो एक दूसरे के मालिक भी है, एक दूसरे के नौकर भी हैं। जब ए ने कुछ किया तो BCD भी जिम्मेदार है, बी ने कुछ किया तो ACD भी जिम्मेदार है, सी ने कुछ किया तो ABD भी जिम्मेदार है, और ऐसे डी ने कुछ किया तो ABC भी जिम्मेदार है। और ऐसे ही प्रॉफिट भी होना है तो सबको एक साथ होना है। तो दिस इज अ रिलेशन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। So partnership is the section 4 of Indian Partnership Act 1932. Partnership is the relation between persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all. ये 5 पॉइंट है। तो व्हाट इज पार्टनरशिप? डन। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? जिसमें भी तुम अपनी सारी टर्म्स लिख लो, कोई कंडीशन, कोई स्पेसिफिकेशन जो तुम लिखना चाहो। फर्म का नाम क्या होगा, हेड ऑफिस क्या होगी, कोई ब्रांच होगी कि नहीं होगी, हेड ऑफिस कहाँ होगा, कितने पार्टनर्स होंगे, इसके अलावा पार्टनर्स की कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहो, मैरिटल स्टेटस बताना चाहो, नाम बताना चाहो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बताना चाहो, लोन के बारे में बताना चाहो, इंटरेस्ट के बारे में लिखना चाहो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में जो भी मेंशन करना चाहो, जो जो कौन सा बिजनेस करेंगे, कौन कौन सा बिजनेस नहीं करेंगे, जो भी आपस में तुम डिसाइड करना चाहते हो पार्टनरशिप डीड में लिख लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर्स को पता ही नहीं होता ऐसा कुछ एग्रीमेंट बनाना है, दैट इज अ केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इस पे बहुत बार क्वेश्चन मिलता है बच्चों, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है ना? रिटर्न ओरल कुछ भी उन्होंने आपस में नहीं किया तो ऑटोमेटिकली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाता है, और वो ये कहता है किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है? किसी भी पार्टनर को कोई बोनस या कमीशन नहीं मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा काम का एक्स्ट्रा कुछ रेमुनरेशन नहीं। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, ध्यान रहे, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट उसको पक्का मिलेगा, वो भी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। लेकिन ये तभी होगा जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया होगा। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो उस पर कोई इंटरेस्ट पार्टनर से नहीं लिया जाएगा। ये एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की बात बता रहा हूं। अगर पार्टनरशिप डीड है तो जो डीड में लिखा है बस वही फाइनल है, वही रूल बुक है। लेकिन अगर डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है उसकी बात हो रही है। कोई सैलरी नहीं, कोई बोनस नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो उसको इंटरेस्ट जरूर मिलेगा 6%। लेकिन अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना। ठीक है? हम्म। और अब इसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी बच्चों, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मस्ट बी इक्वल, ऑल पार्टनर्स आर ट्रीटेड इक्वली।
इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक डिसीजंस लेने हैं पार्टनर्स को, तो ऑल पार्टनर्स अप्रूवल या ऑल पार्टनर्स कंसेंट इज नेसेसरी। जनरल डिसीजन में हमें यह ध्यान रखना है कि मेजॉरिटी जो कह रहे थे, जनरल मतलब जो रोजमर्रा के डिसीजंस होते हैं, गुड्स परचेज से रिलेटेड, गुड्स सेल से रिलेटेड, ठीक है, बैंक से ओवरड्राफ्ट लेने से रिलेटेड। लेकिन स्पेसिफिक डिसीजन मतलब किसी पार्टनर की एडमिशन, किसी पार्टनर की रिटायरमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने की, प्लांट एंड मशीनरी डालने की, नया प्लांट एस्टैब्लिश करने, ये बड़े स्पेसिफिक डिसीजन होते हैं जो कभी कभी होने वाले होते हैं। इसके बाद अगर पार्टनर कोई फर्म के फंड्स पर्सनल यूज के लिए लेता है और उसको उस पर कोई गेन हो जाता है, तो गेन फर्म का रहेगा। गेन जो भी होगा फर्म ले लेगी। लेकिन अगर उस पर कोई लॉस हो जाता है तो लॉस पार्टनर खुद बियर करेगा। ये जानबूझ के रूल बनाया गया है ताकि कोई भी पार्टनर फर्म के फंड्स को पर्सनल यूज के लिए ना लेके जाए, वरना सब तो अपने अपने बेनिफिट उठाते रहेंगे। इसलिए अगर कोई भी पार्टनर फर्म के फंड्स को यूज करके पर्सनली गेन कमाता है तो गेन विल बी टेकन बाय द फर्म, और अगर लॉस हो जाता है तो लॉस फर्म बियर करेगी। और इसके अलावा एक लास्ट आइटम है अगर पार्टनर की कोई पर्सनल एसेट यूज्ड बाय द फर्म, कार, फ्लैट, तो उसका एक रीजनेबल चार्ज देना मस्ट है। जैसे फ्लैट यूज कर रहे हैं तो किराया दो, कार यूज कर रहे हैं तो उसके हायर चार्जेस दो, जो भी है ये देना जरूरी है। ये मैंने आपको वो बातें बताई। अगर तुम्हारी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो लॉ क्या कहता है, एक्ट क्या कहता है, और डीड है तो जो एक्ट में लिखा है, बस वही पॉइंट है। इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, चार्ज क्या होता है और एप्रोप्रिएशन क्या होती है। चार्ज वो होता है बच्चों जो देना ही देना है अच्छा, ये रिलेशन टू पार्टनर्स है, पार्टनर्स को क्या पक्का देना ही देना है, और एप्रोप्रिएशन मतलब होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। जैसे पार्टनर को रेंट देना है, किसी एसेट का चार्ज देना है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, तो ये चीज चार्ज देना ही देना है। चाहे हमारे पास प्रॉफिट हो ना हो, कम हो, लॉस हो। प्रॉफिट बहुत है तो भी दो, कम है तो भी दो, नहीं है तो भी दो, लॉस है तो भी दो, लॉस बढ़ रहा है तो भी दो। लेकिन एप्रोप्रिएशन वो होती है जो प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, कम होगा तो कम देंगे। जैसे किसी भी पार्टनर को सैलरी हो गई, कोई बोनस हो गया, कमीशन हो गई, आई रिपीट ये सब बातें पार्टनर्स रिलेटेड है। आउटसाइडर्स को जो देना है वो तो हमेशा ही चार्ज होता है। वो तुम ये नहीं कह सकते कि प्रॉफिट नहीं हुआ हम आपको नहीं देंगे या कम देंगे, नो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये चीजें जो है ना आपके एप्रोप्रिएशन होंगे तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। वो बात अलग है कि तुम डीड लिख लो और तुम सैलरी को या बोनस को या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज बना लो तो वो चार्ज बन जाएगा। लेकिन जनरली क्या होता है, अगर तुमने इनके बारे में नहीं लिखा तो लॉ क्या कहता है मैं उसके बारे में बता रहा हूं। जितने भी चार्ज हैं ये सब आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होंगे, और जितनी भी एप्रोप्रिएशंस है बच्चों ये सब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, ठीक है ना। चार्ज P&L में, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो इन एनी केस बनना है, पर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन तब बनेगा जब प्रॉफिट होगा। ये चीजों का आपने ध्यान रखना है। सो व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड एंड एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये मैंने आपको करा दिया। अब हम शुरू कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि शॉर्टकट में चल रहे हैं हम लोग, तो आपको
इसके लिए आप ऐसे समझो, आपके कैपिटल जो है पार्टनर्स के या तो फिक्स्ड होंगे या फ्लक्चुएटिंग होंगे। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है कि जब कैपिटल अलग ही रखे जाएंगे, बाकी पार्टनर्स के साथ सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ लॉस, जो भी ट्रांजैक्शन करनी है वो अलग रखेंगे। कैपिटल अलग, बाकी सारी चीजें अलग। उसके लिए हम दो अकाउंट बनाते हैं। एक बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, इसमें कैपिटल की दो ट्रांजैक्शन दिखाते हैं सिर्फ, फर्दर इंट्रोडक्शन कैपिटल एंड कैपिटल विड्रॉल। ध्यान रहे वर्ड कैपिटल विड्रॉन, ड्राइंग्स नहीं। ड्राइंग्स रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट में से निकाली जाती हैं। कैपिटल विड्रॉन का मतलब जो मैंने परमानेंटली कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है उसमें से पैसा निकाल के लेके जा रहा हूं। हम तीन पार्टनर्स में से आप लोगों ने 8-8 लाख रुपए लगाया, मैंने 10 लाख लगाया, तो मैं 2 लाख रुपए अपना ले जा रहा हूं। तो दिस इज कैपिटल विड्रॉ। लेकिन हम सब 10,000 रुपए महीना निकालते हैं अपने घर के लिए, वो ड्रॉइंग्स है। तो ध्यान रहे कैपिटल विड्रॉन और कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ये कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। इसके अलावा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, बाकी सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब पार्टनर्स दूसरे अकाउंट में जाएंगे विच इज कॉल्ड करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में तो क्योंकि कैपिटल नाम से ही पता लग रहा है कैपिटल विल बी फ्लक्चुएटिंग, और सब कुछ कैपिटल में जाता है। जो पार्टनर को देना है क्रेडिट करते जाओ, जो पार्टनर से लेना है डेबिट करते जाओ, बस खत्म। राइट है, सिर्फ एक ही चीज। राइट, अब इस केस में हमने ऐसे समझना है कि अगर कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर नो, अब मैं इंटरेस्ट की बात बता रहा हूं बच्चों, चेंज इन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, जो फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है, फिक्स्ड कैपिटल इनटू रेट बाय 100, सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला है। लेकिन इफ देयर इज एनी चेंज इन कैपिटल, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय 12 इंटू रेट बाय 100। और प्रोडक्ट कैसे बनेगी वो भी मैं आपको बना के मैं ना पार्टीशन कर देता हूं। कैसे? मिस्टर ए 1 अप्रैल को उनका कैपिटल था 5 लाख, और 1 जून को उन्होंने 1 लाख रुपीज और इंट्रोड्यूस कर दिया, तो कैपिटल हो गया 6 लाख। इंट्रोड्यूस कर दिया ना। और लेट अस अज्यूम 1 दिसंबर को उन्होंने 1 लाख और इंट्रोड्यूस कर दिया, 7 लाख हो गया। और 1 मार्च को उन्होंने 1 लाख और इंट्रोड्यूस कर दिया, कैपिटल 8 लाख हो गया। कम भी कर सकते हैं, कैपिटल विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो आपका ऐसे समझो कि 1 अप्रैल से 1 जून तक 2 मंथ्स उसका कैपिटल बैलेंस रहा 5 लाख। 1 जून से 1 दिसंबर तक, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 मंथ्स उसका कैपिटल रहा 6 लाख। इसके बाद 1 दिसंबर से 1 मार्च तक आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 मंथ्स, और 1 मंथ आपका कैपिटल ये रहा। बस नंबर ऑफ मंथ्स को कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दो। 5 लाख को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसके बाद 6 लाख को 6 से मल्टीप्लाई किया, 7 लाख को 3 से मल्टीप्लाई किया, और 8 लाख को 1 से मल्टीप्लाई किया। ये तुम्हारी टोटल प्रोडक्ट आ गई। ठीक है, 57, 67, 75, तो आंसर विल बी 75 लाख इज द टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय 12, और जो भी रेट हो उससे डिवाइड कर दो, ये तुम्हारा आंसर है। इस तरह से आपका अगर कोई चेंज इन कैपिटल होता है, ये फिक्स कैपिटल के बारे में बात बता रहा हूं आपको।
और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है बच्चों, तो उस केस में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय 12 इंटू रेट। सॉरी 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 सॉरी, इस केस में तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट कर देना। ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट बाय 100। और ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में ही गिवन होगा, और अगर नहीं गिवन होगा तो क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग्स लेस फर्दर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और लेस नेट प्रॉफिट। लेकिन नेट प्रॉफिट सिर्फ तभी लेस करना है इफ ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं तो ये हम जो आएगा ये हमारा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, और हमें यही अमाउंट चाहिए। आई रिपीट, ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट बाय 100। और ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन हो तो गुड, नहीं गिवन हो तो हम इस पूरी छोटी सी इक्वेशन है रिवर्स चलने वाली, क्लोजिंग कैपिटल से हम रिवर्स चले। क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग्स लेस फर्दर इंट्रोडक्शन लेस नेट प्रॉफिट। अगर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, वो कैपिटल में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो उसको हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, और इस ओपनिंग कैपिटल पर रेट अप्लाई कर लो। तो ये बच्चों, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है वो यहां पर आपका कवर हो गया। ठीक है, इसके आगे का पार्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराता हूं। अब कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, इसमें कैपिटल अकाउंट के कंटेंट्स अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, देखो ये फिक्स का केस चल रहा है तुम्हारा, दोबारा से लिख देता हूं। फिक्स्ड के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, और बाय फर्दर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, दो ही आइटम्स क्रेडिट साइड पे होती हैं। और डेबिट साइड पे आएगी अगर कोई कैपिटल विड्रॉन है तो, और बैलेंस कैरिड डाउन। अगर कोई फर्दर इंट्रोडक्शन या कैपिटल विड्रॉन नहीं है तो जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा वही बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा बच्चों। तो चार ही आइटम्स होती है इसमें, और ये कई बार आपसे पूछते हैं क्रेडिट साइड के आइटम्स को एक्सप्लेन करो, तो आपने लिखना है ओपनिंग बैलेंस और फर्दर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। डेबिट साइड के आइटम्स को एक्सप्लेन करो, कैपिटल विड्रॉन और बैलेंस कैरिड डाउन। या वो ये भी पूछता है कि कौन सी दो आइटम्स है जिससे पार्टनर्स के फिक्स्ड कैपिटल जो है वो अफेक्ट होते हैं, तो वही दोनों, एक फर्दर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और एक कैपिटल विड्रॉल। तो यही तीन तरीके से क्वेश्चन को जाता है, डेबिट के आइटम बता दो, क्रेडिट के आइटम बता दो, या दो आइटम्स बता दो जिससे कैपिटल अकाउंट चेंज होता है फिक्स्ड कैपिटल। इसके अलावा पार्टनर्स के साथ जो भी ट्रांजेक्शन करनी होती है ना, वो सब पार्टनर्स करंट अकाउंट में चला जाता है। जैसे पार्टनर्स के करंट का अगर कोई बैलेंस दिया हो, डेबिट बैलेंस होगा तो हम डेबिट पे लिख देंगे, क्रेडिट बैलेंस दिया हो तो हम क्रेडिट पे लिख देंगे बच्चों। इसके अलावा जो पार्टनर को देना होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो सकता है पार्टनर को, सैलरी देनी हो सकती है, बोनस कमीशन देना हो सकता है, और नेट प्रॉफिट का शेयर देना हो सकता है। इसके अलावा पार्टनर्स की ड्राइंग्स हो सकती हैं। मैंने तुम्हें पहले भी बताया अभी कि ड्राइंग्स और कैपिटल विड्रॉन में फर्क होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो या शेयर ऑफ लॉस हो, ये सब चीजें पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आ जाती है। और जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है डेबिट साइड पर बैलेंस कैरिड डाउन बचता है, बाकी डेबिट भी हो सकता है, यानी कि क्रेडिट साइड पे भी बच सकता है, यहाँ पर जहां मैंने स्टार मार्क किया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि कैपिटल की ट्रांजेक्शन मैंने अलग कर दी, बाकी सारी रेगुलर ट्रांजेक्शन मैंने अलग कर दी।
रेगुलर और करंट ईयर की जितनी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी की सारी करंट अकाउंट में आ जाएंगी और कैपिटल की ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट में चलेगी। और जब पार्टनर्स के कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होते हैं, जैसा कि दूसरा केस होता है, उस केस में हम पार्टनर्स का सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और ये जितनी ट्रांजेक्शन्स आपको नजर आ रही हैं क्रेडिट साइड पे, ये सारी और ये सारी, ये सब क्रेडिट साइड पे आ जाती हैं और ये डेबिट साइड पे आ जाती हैं और बैलेंस कैरेट डाउन आ जाता है। ब्रॉड डाउन जनरली क्रेडिट साइड पे होता है, कैरेट डाउन क्रेडिट डेबिट साइड पे होता है। तो ये आपका जितनी ट्रांजेक्शन है मर्ज हो जाती है। फ्लक्चुएटिंग में जनरली कैपिटल विड्रॉन और ड्रॉइंग्स का डिफरेंस खत्म हो जाता है। कैपिटल विड्रॉन और ड्रॉइंग्स का डिफरेंस खत्म हो जाता है। रीजन बीइंग कि हमें पता ही नहीं लगता कि अब कैपिटल बची कितनी है, क्योंकि मर्ज होगी ना, कि एक बार खिचड़ी बन गई तो आप चावल अलग नहीं रख सकते। तो अभी अगर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट मैंने मिक्स कर दिया तो अब ये पता ही नहीं रेगुलर ट्रांजेक्शन कितनी है और कैपिटल का बैलेंस कितना था। और जब कैपिटल का बैलेंस ही नहीं पता तो कैपिटल विड्रॉन नहीं पता लग सकती। समझ रहे ना कि ओरिजिनल कैपिटल कितनी थी और कितनी इंट्रोड्यूस करी, वो सब पता नहीं लगती। तो इसलिए जनरली ड्राइंग्स ही रहती है। पर ठीक है, आप लिख सकते हो क्वेश्चन में कि ये कैपिटल विड्रॉन है, ये ड्राइंग्स है, बट उसके कोई मायने नहीं होते। तो कैपिटल अकाउंट में सब कुछ एक ही जगह पे आता है, जो पार्टनर को देना है क्रेडिट, जो लेना है डेबिट, दैट्स ऑल। तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कैसे बनते हैं, वो सब चीजें। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेशन। अब जरा हम चेक करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ड्राइंग्स दो तरह की हो सकती हैं, एक रेगुलर ड्राइंग्स और एक इरेगुलर ड्राइंग्स। नाम से पता लग रहा है, जो रेगुलरिटी से निकाली जाए, यानी कि अगर हर महीने की 1 तारीख को निकाल रहे हैं तो 1 को ही, 5 को निकाल रहे हैं तो 5 को ही, और अमाउंट भी फिक्स्ड, डेट भी फिक्स्ड, इंटरवल भी फिक्स्ड, सब कुछ फिक्स्ड हो, पहले से ही तय हो, उसको रेगुलर बोलते हैं। और जब कभी निकाल लिया कभी नहीं निकाला तो इरेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स होता है एवरी पीरियड का मतलब एवरी मंथ या एवरी 2 मंथ्स या एवरी 3 मंथ्स या एवरी 4 मंथ्स, सेम अमाउंट सेम रखें, सेम डेट भी सेम रखें। जनरली आप लोगों के सिलेबस में ऐसा होता है कि या तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर होगी, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड होगी, या मिडल ऑफ द पीरियड होगी, या एंड ऑफ द पीरियड होगी। जैसे मंथली है तो यहाँ हर महीने 1 तारीख को, हर महीने 15 तारीख को, हर महीने की लास्ट है। वैसे हर महीने की 7 भी हो सकती है, हर महीने की 20 भी हो सकती है, वो भी रेगुलर में आएगा, लेकिन उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी। लेकिन इसलिए आपके सिलेबस में हमने सिर्फ बिगिनिंग, मिडल और लास्ट वाला रखा हुआ। और जनरली ये ऐसा ही होता है, रेगुलर तभी लगता है जब थ्रू आउट द ईयर होता है, पूरा साल होता है। फिर भी नहीं होता तो हम उसके भी मेथड बना लेते हैं, बट जनरली यही होता है जब पूरा साल ही होता है। और इरेगुलर ड्राइंग्स होता है जिसका कोई सिस्टम नहीं होता, कभी भी डेट चेंज, अमाउंट चेंज, कुछ भी। इस केस में जो मेथड लगता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का, ये भी आपसे पूछा जाता है बच्चों 1 मार्कर की कौन सा मेथड है, तो एवरेज मेथड। और इस केस में जो मेथड होता है उस मेथड का नाम होता है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, ये दो मेथड। एवरेज मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का मेथड होता है बेटा टोटल ड्राइंग्स, मतलब जो साल भर की ड्राइंग्स है, इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, टोटल ड्राइंग्स जैसे 5,000 रुपीज पर मंथ तो साल भर की 60,000, इंटू रेट बाय 100, मान लो 10% है तो इंटू 10/100, इंटू एवरेज बाय 12। नाउ व्हाट इज एवरेज? एवरेज क्या क्या हो सकती है वो समझो, इसका मैं तुम्हारे को कैलकुलेशन का मेथड बता रहा हूं, ध्यान से समझना। हम या तो स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड या मिडल ऑफ द पीरियड या लास्ट डेट ऑफ द पीरियड पे निकाल रहे हैं। अगर मंथली निकाल रहे हैं या
बाय मंथली निकाल रहे हैं मतलब हर 2 महीने के बाद, या क्वार्टरली निकाल रहे हैं मतलब हर 3 महीने के बाद, या एवरी 4 मंथली निकाल रहे हैं, या एवरी हाफ ईयरली निकाल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मिडल में जब भी निकाला जाए तो एवरेज 6 ही रहती है। ये यहाँ पे जो एवरेज है, ये वाली एवरेज, दैट विल बी 6। अब मिडल में हो तो 6 हो गया, एवरेज 6/12 कर देंगे। लेकिन अगर बिगिनिंग में हो या एंड में हो तो कैसे? बहुत ध्यान से मैं आपको समझा देता हूँ, इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर मंथली चल रहा है तो मंथली में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हर महीने का डिफरेंस आ रहा है, पहले अप्रैल में, देन मई में, देन जून में, तो एक एक महीने का डिफरेंस आ रहा है, तो एक महीने को 2 से डिवाइड कर दो, एक को 2 से डिवाइड कर दो तो 0.5 आ गया, 0.5 ऐड कर दो तो बिगिनिंग बन गया, 0.5 लेस कर दो तो लास्ट बन गया। ठीक है, तो अगर बिगिनिंग में निकाल रहा है तो 6.5 एवरेज हो जाएगी, एंड में निकाल रहा है मंथ के तो 5.5 एवरेज हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से बाय मंथली में 2 महीने का डिफरेंस है, 2 को 2 से डिवाइड कर दो, हर एक को 2 से ही डिवाइड करना है, तो एक आ गया, एक ऐड कर दो, एक लेस कर दो तो 7 और 5 बन गया। क्वार्टरली में 3 3 महीने हैं तो 3 को 2 से डिवाइड कर दो, 1.5 ऐड कर दो 6 में और लेस कर दो 6 में। 4 मंथली में 4 4 महीने, डिवाइड बाय 2 तो 2 महीने, 6 में ऐड कर दो और 6 में से लेस कर दो। और हाफ ईयरली में 6 6 महीने, और 2 से डिवाइड कर दो, 3 आ गया, 3 ऐड कर दो, 3 लेस कर दो, तो ये सारे एवरेज के नंबर आ गए। इसके अलावा कुछ और ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम एवरेज बिगिनिंग पीरियड और लास्ट पीरियड डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, वो भी हमारा आंसर आ जाता है। मैथ्स में एक चैप्टर होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, वहां से फॉर्मूला बनाया गया, समझो। एन मतलब ए प्लस एल डिवाइड बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, वहां से एक्चुअल में निकल के आया, बट आपके लिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का मेथड है, एवरेज मेथड। अच्छा, प्रोडक्ट मेथड में आ जाते हैं। प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 12 इंटू रेट बाय 100। वहां पे टोटल ड्राइंग्स होती हैं, ठीक है, वहां टोटल ड्राइंग्स होती हैं, यहां टोटल प्रोडक्ट होती है, डिवाइड बाय 12 इंटू रेट बाय 100। और टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलेगी जरा समझो। जैसे किसी ने 1 अप्रैल को 10,000 रुपीज विदड्रॉ किया, फिर 15 मई को 20,000 विदड्रॉ किए, फिर 1 दिसंबर को 30,000 विदड्रॉ किए, और फिर 1 मार्च को उसने 40,000 विदड्रॉ किए। तो इसमें हर डेट से लास्ट डेट ऑफ द ईयर पे, हर डेट से लास्ट डेट ऑफ द ईयर पे आपको नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। जैसे पहली ड्रॉइंग्स इसने करी है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 मंथ्स। दूसरी है 15 मई को, 15 मई से 31 मार्च तक 10.5 मंथ्स। तीसरी है 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर से 31 मार्च 4 मंथ्स। और चौथी है 1 मार्च, 1 मार्च से 31 मार्च 1 मंथ। ये बच्चों नंबर ऑफ मंथ्स आते हैं। अब मल्टीप्लाई कर दो बच्चों तो ये प्रोडक्ट आ जाएगी 1,20,000 और 2,10,000, 1,20,000 और 40,000। ठीक है, 4,90,000 टोटल प्रोडक्ट आ गई। टोटल प्रोडक्ट बाय 12 इंटू जो भी रेट दिया हो उससे मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ गया। मैंने आपको ये चैप्टर शुरू कराया जब, तो ये बताया है 4 पॉइंट्स हैं इसमें। अभी तक हो गए जो कवर, व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड और एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब हम पकड़ते हैं 5वां पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत इजी होता है, आप ऐसा समझो, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है, एप्रोप्रिएशन की हिंदी बता रहा हूं आपको, जितना अवेलेबल प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंगली
हमने जो भी प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड रखे हुए हैं उसके प्रॉफिट्स को बांटना। जैसे पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, सैलरी मिलेगी, ठीक है, कमीशन मिलेगी, बोनस मिलेगा, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो 5:3:2 के रेशियो में बांटा जाएगा या कोई और रेशियो। तो ये प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है। अब मान लो किसी पार्टनर को हमने बोला सैलरी मिलेगी तुम्हें 10,000 रुपीज पर मंथ, तो 1,20,000 तो मुझे सैलरी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उनको, और मान लेते हैं उनका टोटल कैपिटल पार्टनर्स का है 50 लाख और हमने 10% इंटरेस्ट देना है, तो 5 लाख ये चाहिए। अगर खाली दो आइटम्स भी देनी है तो 1,20,000 प्लस 5 लाख 6,20,000 तो यही होगी। अब हमारे पास प्रॉफिट अगर 6,20,000 है तो पूरा दे देंगे, अगर इससे ज्यादा है तो अच्छी बात है, नेट प्रॉफिट भी बांट देंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट ही कम है तो इन आइटम्स को स्केल डाउन कर देंगे। तो कितना डाउन करेंगे, कितना अप करेंगे, ये वाली चीज जो है, सारी चीजें जहां शो की जाती है दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। और इन्हीं चीजों की एप्रोप्रिएशन शो करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू एप्रोप्रिएट करने का मतलब टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड to appropriate the profits according to the provisions of partnership deed is called profit and loss appropriation। और बहुत आसान है, जो हमारा नेट प्रॉफिट है जो हमने अर्न किया है, दिस इज अर्न्ड नेट प्रॉफिट या ट्रेडिंग नेट प्रॉफिट। राइट साइड पे लिखते हैं, जो भी पार्टनर से लेना है, एक ही चीज लेनी होती है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो ले लो। जो पार्टनर्स को देना है, जैसे सैलरी देनी हो सकती है, सैलरी टू पार्टनर, बोनस या कमीशन टू पार्टनर, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो सकता है, जो भी है, और उसके बाद जो बच गया दैट इज नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट को बोलते हैं बच्चों डिविजिबल नेट प्रॉफिट। तो इसका नाम याद रखना, ये डिविजिबल नेट प्रॉफिट होता है। कोई कभी कभी वो कहता है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट को जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर दो, तुम्हें पता होना चाहिए कि डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा है। तो एक होता है अर्न्ड प्रॉफिट, वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, और एक होता है डिविजिबल प्रॉफिट जो सब कुछ बांटने के बाद बचता है, उसको नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो जो भी प्रोविजंस दिए हों वो हम जब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं, जो पार्टनर से लेना है, एक ही चीज होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्रेडिट साइड पे शो कर दो, और जो जो देना है डेबिट साइड पे डालते जाओ, जो नेट प्रॉफिट बचेगा उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते चले जाओ। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो गया। ध्यान रखो, पहले मैंने तुम्हें समझाया है जो चार्ज होते हैं, क्या क्या चार्ज होते हैं, रेंट टू पार्टनर, पार्टनर की कोई पर्सनल एसेट का चार्ज, ठीक है ना, और एक इंटरेस्ट ऑन लोन। ये तीनों चीजें चार्ज देनी ही देनी है, प्रॉफिट हो ना हो। ये तीनों चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो की जाती हैं, या वर्किंग नोट में नेट प्रॉफिट में से माइनस करके फिर यहाँ पे नेट प्रॉफिट बैलेंस लाया जाता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना दो या प्रॉफिट लॉस अकाउंट मत बनाओ, वर्किंग नोट में दिखा के उसको माइनस करके फिर जो बचा हुआ नेट प्रॉफिट है वो क्रेडिट साइड पे लेके आओ, ये वाला नेट प्रॉफिट यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो भी एप्रोप्रिएशंस हैं वो सारी एप्रोप्रिएशंस आपको P&L एप्रोप्रिएशंस में शो करनी है, और इस तरह से आपका P&L एप्रोप्रिएशन रेडी हो जाएगा। ठीक है जी, ओके, राइट। अब बच्चों पास्ट एडजस्टमेंट्स पढ़ लेते हैं इस चैप्टर में ना। पास्ट एडजस्टमेंट्स का मतलब एक तरह से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ही होता है। कुछ ना कुछ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं हमसे लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर या पिछले 2-3 साल से लगातार हो रही हैं, तो अब उसको कैसे ठीक किया जाए। देखो ऐसा होता है, अगर हमारे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में किसी तरह की मिस्टेक हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था नहीं दिया, या नहीं देना था दे दिया, या 6% देना था 5% दे दिया, या 6% देना था 7% दे दिया, इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना था, नहीं लेना था, चार्ज कर लिया, या वाइज वर्सा, या कम चार्ज कर लिया या ज्यादा चार्ज कर लिया, या प्रॉफिट गलत बढ़ गया, तो इस तरह की कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में किसी तरह की मिस्टेक हो,
तो आप ये समझिए कि एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट गलत हो गया। उसके बाद वो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गए पार्टनर्स तक पहुंचा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गलत हो गए, और बैलेंस शीट में पार्टनर्स की फाइनल फिगर्स जो कैपिटल्स की हैं वो भी गलत हो गई। और लेट अस अज्यूम कि कैपिटल बन चुके हैं, बैलेंस शीट बनकर साइन हो चुकी है। तो अब ये अकाउंट्स का रूल होता है कि एक बार आपने जो चीज फाइनलाइज कर दी, अब उसमें कटिंग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि फ्लूइड लगा के इसको ठीक कर दें या ओवर राइटिंग कर दें या कटिंग करके ऊपर नई फिगर लिख दें, ऐसा नहीं। तो उसको ठीक, अब हमें नजर आ रहा है कि फिगर्स गलत है और हमें अपनी गलती पता भी लग गई है, तो उसको ठीक करने के लिए जो बोलते हैं दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ये हमने क्लास 11th में भी पढ़ लिया था। उसी का नाम अब यहां पर पास्ट एडजस्टमेंट्स है। अब पास्ट एडजस्टमेंट अपने आप में एक बड़ा सिंपल प्रोसीजर है कि हम ब्रॉडली ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि ट्रू पोजीशन होती तो क्या होती। लेट अस अज्यूम ट्रू पोजीशन होती तो ए को 1 लाख मिलता, बी को 2 लाख मिलता और सी को 3 लाख मिलता। और हमने जो गलतियां कर दी हैं या कोई एक गलती कर दी है जिसकी वजह से किसी एक को 20,000 कम मिल गया है, किसी एक को 15,000 ज्यादा मिल गया है, किसी एक को 5,000 ज्यादा मिल गया, बस यही होगा और कुछ नहीं। फाइनल पोजीशन देखोगे ना तो गलत क्या था, सही क्या है, इन दोनों का जैसे ही कंपैरिजन करोगे तो किसी पार्टनर को कुछ अमाउंट ज्यादा मिल गया होगा, किसी को कम मिल गया होगा, और जो ये कम ज्यादा वाला डिफरेंस होता है ये हमेशा इक्वल होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी को 15,000 ज्यादा मिल गया, किसी को 20,000 ज्यादा मिल गया, तो 35,000 रुपीज हमने उनसे लेना है, और दूसरे पार्टनर्स को 30,000 कम मिला है तो हमने उसको 30,000 देना है, तो 5,000 हमारा बच रहा है। ऐसा नहीं होगा कभी भी। ये हायर लेवल पर अगर कुछ और मिस्टेक्स निकल आए तो एक अलग बात है, पर आपके लेवल पे, आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में ये चीजें नहीं है। तो हमें ब्रॉडली यही कैलकुलेट करना है कि राइट पोजीशन क्या थी और रॉन्ग पोजीशन क्या है। हम उसको एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे डेबिट क्रेडिट का, उसमें सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है। अब जैसे मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बनाता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ए बी सी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो थी 3:2:1। लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट, ईयर 1 का, 2 का और 3 का प्रॉफिट था 1 लाख, 1 लाख और 1,60,000। तो ये पिछले 3 साल के प्रॉफिट 3,60,000 थे, जो कि हमने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कर। इट इज द राइट रेशो बट हमने रॉन्गली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस इज रॉन्ग। ठीक है ना, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा। तो अब इसको ठीक करो, तो बहुत इजी है इसका सॉल्यूशन। हम सीधा एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। नेम ऑफ द पार्टनर्स, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम एंड एडजस्टमेंट कॉलम। जैसे इसमें पार्टनर्स है हमारे ए बी सी। अब हमने मिस्टेक क्या कर दी है, हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3,60,000 को लास्ट ईयर। 3 साल से मिस्टेक चल रही है, पर अब हमारे को इतना रुकने की जरूरत नहीं है, सिंगल एक एंट्री में सारी एडजस्टमेंट कर देंगे। ये 3,60,000 जो हमने इक्वली बांट दिया है, ये उनसे वापस ले लो। वापस लेने का मतलब पार्टनर्स को डेबिट कर दो। जब भी पार्टनर से कुछ अमाउंट लेना होता है तो उसको डेबिट करना होता है। तो बच्चों ये 3,60,000 उनसे वापस ले लो, और ये 3,60,000 उनको उनकी करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। रॉन्ग प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वो उनसे डेबिट करके वापस ले लिया। अब उनकी करेक्ट पोजीशन 3:2:1 की रेशो में उनको वापस डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो पहली बात तो तुम देखोगे डेबिट क्रेडिट कॉलम का टोटल हमेशा सेम आएगा, और अब इससे एडजस्टमेंट होगी बच्चों, सीधा डिफरेंस निकल रहा है। 120 और 180 का डिफरेंस है 60,000, और क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट डिफरेंस लिख दो। 120 और 120 का डिफरेंस 0, और 120 और 60 का डिफरेंस 60, और इसमें डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट लिख दो। बस ये एक तरह से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरी एंट्री बनकर तैयार हो गई। ए को क्रेडिट करना है और सी को डेबिट करना है, तो एंट्री हो जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज अमाउंट 60,000 आ गया बच्चों। और अगर ऐसा लिखा है क्वेश्चन में कि इनके कैपिटल फिक्स्ड हैं, तो एंट्री सीज
करंट अकाउंट के थ्रू लिखी जाएगी और यहाँ पर भी एज करंट अकाउंट लिख दिया जाएगा, क्योंकि अगर कैपिटल फिक्स्ड होते हैं तो बच्चों कैपिटल में कुछ और नहीं जाता कैपिटल के अलावा, बाकी जितनी ट्रांजेक्शन है वो करंट अकाउंट में जाती है। लॉजिकली भी समझ लो बच्चों, दिस इज योर सॉल्यूशन, बस इतना सा। ऊपर तो क्वेश्चन है। हमने 3,60,000 को इक्वली बांट दिया था, तो ए को मिला था 120, जबकि 3:1 की रेशो में, यानी कि 3/6, 2/6 और 1/6 की रेशो में ए का शेयर बनता था 180। अब उसको तुमने दिया है 120, देना था 180, 60 कम मिला था और दो, और पार्टनर्स को जब भी कुछ देना उसको क्रेडिट करो, तो देखो ए को क्रेडिट कर दिया। मैथमेटिकली टेबल में मैंने आपको समझा दिया, अब लॉजिकली समझा रहा हूं। बी को 360 जब हमने इक्वली बांटा तो 1,20,000 मिल गया, और उसका ओरिजिनल शेयर 2/6 था, तो 2/6 के हिसाब से भी उसका 1,20,000 ही बनता था, तो उसको चाहे गलती से ही सही पर अमाउंट करेक्ट मिल गया है, तो उसके साथ कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। और सी को 360 का इक्वल पार्ट 120 आप दे चुके हो, जबकि उसका शेयर 1/6 है, 360 का 1/6, उसको सिर्फ 60,000 मिलना चाहिए था, उसको दे दिया तुमने 120, तो 60 उससे वापस ले लो, तभी हमने सी को डेबिट किया है बच्चों। तो सी से लेना है, ए को देना है, सीज कैपिटल या सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल या टू एज करंट अकाउंट। ये है अगर तुमने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कर दिया, दिस इज वन काइंड। गलतियों की लाखों तरह की चीजें हो सकती हैं, पर यहाँ पे जो मोटी मोटी गलतियां हैं उसको हम रेक्टिफाई करना आपको सिखा रहे हैं। ये था रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब एक और क्वेश्चन लेता हूं अपनी तरफ से। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 5:3 उनकी रेशो है, उनके कैपिटल्स जो हैं, ए का कैपिटल था 4 लाख और बी का कैपिटल 6 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, अलाउड नहीं था, लेकिन हमने बट wrongly given at 6% पर एनम, हमने उनको गलती से 6% पर एनम दे दी, बस ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल, पार्टनर्स आर ए एंड बी, one column is debit, another column is credit, and difference column is called adjustment. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% हमने उनको गलती से दे दिया है, ए का 4 लाख का 6% 24,000 और बी का 6 लाख का 6% 36,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उनको गलती से दे दिया है, वापस वापस लेने का मतलब पार्टनर को डेबिट कर दो बच्चों। ये 60,000 आप ये समझो कि हमने गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दे दिया था, वापस ले लिया। अब ये जब वापस ले लिया तो ये फर्म का प्रॉफिट है, और जो फर्म का प्रॉफिट है वो ए बी को बढ़ जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 5:3 बच्चों। तो 5:3 की रेशो में बांटूंगा तो 37,500 और 22,500 इनको राइट रेशो में बांट दो। बांट दो का मतलब दे दो, दे दो का मतलब क्रेडिट कर दो। बस क्या लेना था क्या देना था, डिफरेंस आपके सामने है। इसका डिफरेंस 13,500 क्रेडिट है और इसका डिफरेंस 13,500 डेबिट है। मैंने बताया ना डिफरेंस हमेशा सेम निकलेगा अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो, और अगर डिफरेंस सेम नहीं निकल रहा तो समझ लो कि तुमसे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। तो ए को क्रेडिट और बी को डेबिट करना है, बी इज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट लिखना है बच्चों, याद रखना। टू बी इज कैपिटल, सॉरी ए इज कैपिटल या ए इज करंट अकाउंट, अमाउंट 13,500। ये दूसरा केस कौन सा कवर कर दिया मैंने आपके लिए, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड था बट रॉन्गली गिवन, दे दिया तो उनसे वापस ले। और इसका उल्टा अगर कोई केस हो कि हमने नहीं दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 6%, तो बहुत सिंपल है, क्रेडिट और डेबिट का कॉलम चेंज हो जाएगा।
मैं वो भी केस आपको कवर करके दिखाया। तो सेम क्वेश्चन ले लेता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट गिवन बट वॉज अलाउड एट 8% पर एनम, ओ सॉरी 6% कर देता हूं ताकि कैलकुलेशन में कोई चेंज ना हो, ठीक है ना। ऊपर वाला सेम एग्जाम्पल ले लो। तो देखो, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, एडजस्टमेंट कॉलम, पार्टनर्स आर ए एंड बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट गिवन तो दो उनको, 4 लाख का 6% 24,000 और 6 लाख का 6% 36,000। ये पार्टनर्स को सॉरी 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 देना है, देना है मतलब क्रेडिट करना है। तो 24,000 और 36,000 पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो। लेकिन ये पार्टनर्स को देने के लिए आएगा कहां से? ये पार्टनर से ही जो शेयर ऑफ प्रॉफिट बटा हुआ है उसमें से वापस लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट गलत बट गया ना। लेट अस अज्यूम आपका प्रॉफिट था 5 लाख, तो 5 लाख में से 60,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाना था, बाकी 440 प्रॉफिट की तरह से बटना था, पर हमने पूरा ही 5 लाख प्रॉफिट की तरह से बांट दिया। तो एक तरह से ध्यान से देखोगे तो 60,000 रुपीज गलत प्रॉफिट बटा हुआ ना, वापस लेंगे। वापस किस रेशो में लेंगे? जिस रेशो में प्रॉफिट दिया है। और किस रेशो में दिया है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब 5:3 में। तो ये 60,000 को 5:3 की रेशो में उनसे वापस ले लो, तो ये डेबिट हो गया। बस डिफरेंस 13,500 डेबिट ज्यादा है, इसमें 13,500 क्रेडिट ज्यादा है बच्चों। तो एंट्री ई डेबिट टू बी, अब कैपिटल लिखना है या करंट लिखना है वो तुम्हारे को क्वेश्चन बताएगा बच्चों। नॉर्मल केस में कैपिटल, और अगर कैपिटल फिक्स्ड है करंट अकाउंट। ये तब केस है जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया नहीं है बट इट वाज अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो इस तरह से करना। अब एक और केस बनाता हूं आपके लिए। सेम केस में लेता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was allowed at 6% per annum but wrongly given at 5% per annum। हमने गलती से 5%, मैं जानबूझ के एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूं। ए बी पार्टनर्स हैं, 3:2 की उनकी रेशो है, और कैपिटल है, ए का कैपिटल है 5 लाख और बी का कैपिटल है 2 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना था 6% पर एनम, पर हमने दिया 5% पर एनम, तो 1% हमने उनको कम दिया है, तो 1% उनको और दे दो। दे दो का मतलब पार्टनर्स को कुछ भी देना हो तो उसको हमेशा क्रेडिट करेंगे बच्चों। ये यहां से सॉल्यूशन शुरू हो रहा है आपका, ऊपर भी लिख देता हूं, दिस इज योर सॉल्यूशन। आई रिपीट, 6% देना था, 5% दिया है, 1% कम है और दे दो। 5 लाख का 1% 5,000 और 2 लाख का 1% 2,000, 7,000 को दे दो। और ये 7,000 आएगा कहां से? पार्टनर से ही लेंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, क्योंकि हमने पहले ये गलती से प्रॉफिट की तरह बांट दिया, और प्रॉफिट रेशो है 3/5 और 2/5। तो ये 7,000 रुपीज, यही वाला 7,000 3:2 की रेशो में उनसे वापस ले लो, 4,200 और 2,800, और अब डिफरेंस निकाल लो। 800 रुपीज इसका क्रेडिट एक्सीडिंग है, इसका 800 डेबिट एक्सीडिंग है, तो एंट्री बनी बी डेबिट टू ए, बी इज कैपिटल टू ए इज कैपिटल, और यहाँ करंट अकाउंट, जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसमें ना कई बार कुछ टीचर्स ऐसे कैलकुलेशन करते हैं कि 6% की अलग कैलकुलेशन करेंगे, फिर 5% की अलग करेंगे, फिर उस 1% को अलग से एडजस्ट करेंगे। जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। आप नॉर्मल तरीके से आप इसी तरह से कर दो कि जितना डिफरेंस है सिर्फ उसी को पकड़ो और उसी की कैलकुलेशन कर दो बच्चों। हमने 6%
देना था, दिया 5%, 1% कम दिया, 1% और दे दो, और जितना अमाउंट तुमने देना है 5,000 2,000, यही 7,000 उनसे पीएसआर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले लो, सीधी एंट्री आ गई। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेबल बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है बच्चों, ठीक है ना। ये 4 केसेस मैंने आपके कर दी। एक और केस कराता हूं आपको, इसका उल्टा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was allowed at 5% per annum but was given at 7% per annum। ठीक है, तो गलती से हमने 7% दे दिया, देना था। ये सॉल्यूशन आपका, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम और एडजस्टमेंट। अब सिंपल अपने कॉमन सेंस को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। अकाउंट्स बिल्कुल कॉमन सेंस का सब्जेक्ट है। आप अपने आप को पार्टनर बना के सोचे, कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अगर गलती करोगे तो तुम्हारी पॉकेट से पैसा या तो ज्यादा निकल रहा होगा या ज्यादा आ रहा होगा। ज्यादा निकल रहा होगा तो तुम चिल्लाओगे, ज्यादा आ रहा होगा तो अदर्स चिल्लाएंगे। अपने आप तुम्हें सारी कैलकुलेशन समझ में आएगी। हर चीज बिल्कुल सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेनी, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसे इसमें देखो 2% फालतू दे दिया, वापस ले लो। इनके कैपिटल है, वही ऊपर वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5 लाख और 2 लाख। तो 5 लाख का 2% और 2 लाख का 2%, 4,000 इनसे वापस ले लो। वापस लेने का मतलब पार्टनर्स को डेबिट कर दो। और यही 14,000 अब तुम्हारे पास आ गया है, तो फर्म का प्रॉफिट हो गया, और ये फर्म का प्रॉफिट पार्टनर्स में ही बटेगा। पार्टनर्स में 3:2 की रेशियो में बांट दो। 8,400 और 5,600, बस डिफरेंस अपने आप आ गया बच्चों। 1,600 इसका डेबिट एक्सीडिंग है, 1,600 इसका क्रेडिट एक्सीडिंग है। तो एंट्री हो गई, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल अकाउंट, या ए's करंट अकाउंट डेबिट टू बी's करंट अकाउंट, 1,600। ओके, ठीक है, राइट चल रहा है। ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सारे केसेस कवर कर दिए। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात करते हैं बच्चों। मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट टू बी चार्ज थी, बट wrongly charged at 6% पर एन। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 का रेशियो है। ए की ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आप लोगों को कैलकुलेट करना आता है, मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ही कैलकुलेट करके लिख देता हूँ। ए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था 1,000 रुपीज, और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था, लेट अस अस्यूम 600 रुपीज। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। हमने चार्ज नहीं करना था, पर हमने गलती से चार्ज कर लिया, तो अब ये इंटरेस्ट उनको वापस देना है। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट उनको हमने वापस देना है। दिस इज योर सॉल्यूशन। टेबल बना लो। डेबिट मतलब पार्टनर से लेना, क्रेडिट मतलब पार्टनर को देना, और एडजस्टमेंट मतलब उसका डिफरेंस। अभी हमने गलती से चार्ज कर लिया है, वापस देना है, तो पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो। और ये 1,600 पार्टनर से ही 3:2 की रेशियो में डेबिट कर लो बच्चों। ठीक है, इसका लॉजिक ये है कि हमने गलती से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से चार्ज कर लिया था, उससे हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ गया था, और वो बढ़ा हुआ नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में बट गया था। ठीक है ना, तो वो जो बढ़ा हुआ नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में बट गया था 3:2 की रेशियो में, 960 और 640, वो उनसे वापस लेना। और जो गलती से उनको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमने चार्ज कर लिया था, वो उनको वापस देना है, क्रेडिट करना है। बस ये डिफरेंस आ गया बेटा। 40 रुपीज क्रेडिट, 40 रुपीज डेबिट,
एंट्री बन गई 20 कैपिटल या 20 करंट अकाउंट टू एस कैपिटल या टू एस करंट अकाउंट, ये आपकी 40 रुपीज। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब चार्ज नहीं करना था और हमने कर लिया था। इसी का उल्टा केस बन जाएगा कि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लो नहीं चार्ज किया जबकि करना था, तो तुम समझदार हो, इसके टेबल पलट जाएंगे। अब मैं तुम्हारे को एक केस वो करा देता हूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड एट 8% per annum, but interest on drawing was 6% per annum, तो 2% एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया। अब 8% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो मैंने चार्ज किया था, लेट अस अज्यूम वो था 1200 और 800, और 6% के हिसाब से जो चार्ज करना था वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था हमारा 900 और 600, ये बनता है। ठीक है, तो डिफरेंस ये हमने 300 रुपए और इसमें डिफरेंस 200 रुपए। चार्ज एट 8%, लेकिन होना चाहिए था 6%। इसका मतलब 2% हमने फालतू चार्ज कर लिया है। जो फालतू चार्ज कर लिया है वो पार्टनर्स को वापस कर दो, दैट मीन्स उनको क्रेडिट कर दो। तो 300 और 200, ये डिफरेंस, ये 1200 और 900 का डिफरेंस 300 और 800 और 600 का डिफरेंस 200 हमने फालतू चार्ज कर लिया था, वापस करो, क्रेडिट कर दो पार्टनर्स को। टोटल बना 500, और ये 500 पार्टनर से ही, जैसे मैंने ऊपर समझाया, उनकी ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले लो। और लेट अस अज्यूम ए बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 1:1, तो 250 और 250 टोटल हुआ 500 और डिफरेंस 50 रुपए क्रेडिट और 50 रुपए डेबिट। अगेन एंट्री बन गई 20 कैपिटल। अब तक तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया होगा कि जो भी पार्टनर से लेना है उसको डेबिट कर दो, और अगर देना है तो क्रेडिट कर दो। पहले गलती से ले लिया है तो अब दे दो, क्रेडिट कर दो, और पहले गलती से दे दिया है तो अब वापस ले लो, मतलब डेबिट कर दो। अच्छा, ये जितने भी मैंने तुम्हें 6-7 केसेस कराए, इन सब में तुम देख रहे हो कोई एक ही मिस्टेक थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मल्टीपल मिस्टेक्स हो जाती है। अब उसमें कई बार वो कई बार वो टेबल, सॉरी बुक नहीं, टेबल, स्टूडेंट उसका टेबल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बना लेता है। डेबिट के 3 कॉलम, क्रेडिट के 3 कॉलम, एडजस्टमेंट के 3 कॉलम, जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी एक सिंगल कॉलम से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूं। लेट अस अस्यूम हमारा नेट प्रॉफिट था 10 लाख रुपीस और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2, and profit was distributed wrongly without considering, ये सब हमने कंसिडर ही नहीं किया। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 6% पर एनम। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था 5% पर एनम। नंबर 3, सैलरी देनी थी ए को। मैंने जानबूझ के ज्यादा पॉइंट्स ले लिए हैं, रुपीज 60,000। ठीक है, सब कैलकुलेशन मैं आपको दे रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट कर लोगे। लेट अस अज्यूम ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 50,000 और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 48,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका बन रहा था 6,000 और इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन रहा था 5,000 बच्चों। ठीक है, ये हमने आपको सारी कैलकुलेशन दी, पर प्रॉब्लम ये हुई कि हमने 3:2 के रेशियो में 10 लाख को डायरेक्ट बांट दिया, जबकि ये कंसिडर ही नहीं किया, तो सारा प्रॉफिट गलत हो गया, क्योंकि ये सब देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, सैलरी देनी थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था। फिर जो प्रॉफिट बचता
उसको 3:2 के रेशियो में बांटा, सारा डिस्ट्रीब्यूशन ही गलत हो गया। तो इसको ठीक करने के लिए ना बच्चों, ये देखो सॉल्यूशन, यहाँ पे हम ऊपर अच्छा, ये जितने मैंने ऊपर केसेस बताए, पहले आपने जनरल एंट्री लिखनी है, बाद में सारी कैलकुलेशन दिखानी है, वो वर्किंग्स होती है। पर हम तुम्हें समझाते समझाते वर्किंग ऊपर कर जाते हैं, जनरल एंट्री नीचे लिखते हैं। तुम्हें जनरल एंट्री ऊपर लिखनी है और उसके बाद हम वर्किंग नोट्स यहाँ पे करेंगे। और इससे केस में वर्किंग नोट के लिए आप ऐसा करो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो कि अगर हमने ठीक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया होता तो सिचुएशन क्या होती। ध्यान से समझना, बहुत इजी लगेगा आपको, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना आता है। इसमें हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे बच्चों, बाय नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ 10 लाख रुपीस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था, दे देते हैं 50,000, 48,000, दैट इज 98,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमने लेना था AB से 6,000 और 5,000। ये क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन हो सकता है वो एक फिगर्स कैलकुलेटेड दी हूं, और हो सकता है ये कैलकुलेट आपको करनी पड़े। जो भी सिचुएशन होगी उसको आपको क्रैक करना है। और सैलरी टू ए मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, लेट अस अज्यूम, चलो ठीक है कोई नहीं, 60,000। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता, और फिर जो हमारा नेट प्रॉफिट आता वो नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता टू नेट प्रॉफिट ए और बी। और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शायद 3:2 लिखी है मैंने, हाँ 3:2 ही है। टोटल किया मैंने 10,11,000, 8,53,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट बचता। और इस कैलकुलेटर से मैं 8,53,000 को 3:2 की रेशियो में बांट रहा हूं। 5,11,800 और 3,07,000, सॉरी 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 5,11,800 कुछ एक मैंने शायद मिस्टेक करी है बच्चों, एक सेकंड मुझे दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3,41,200। तो ये हमारे करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब हम यहां से टेबल बनाएंगे, डेबिट, क्रेडिट, एडजस्टमेंट्स। डेबिट क्या करना है, जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन किया है आपने, 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट पूरा का पूरा 3:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो 6 लाख और 4 लाख दिया था, वापस ले लो, डेबिट कर दो। और अब क्रेडिट क्या क्या होगा, बड़े ध्यान से समझना। देखो, ए को क्रेडिट होना है 50,000 प्लस 60,000, 1,10,000 प्लस 5,11,800, टोटल मिलाकर 6,21,800। तीनों चीजें 50,000, 60,000 और अच्छा सॉरी, इसमें से 6,000 माइनस भी होना है बच्चों। इसमें से 6,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने उससे चार्ज करना है, तो उसकी नेट पॉकेट में कितना पैसा पहुंचता, 6,51,000, 15,000 सॉरी 6,15,800। ये जहां जहां मैंने टिक लगाए हैं, 50,000 प्लस 60,000 प्लस 5,11,800, ये हमने देना है, और माइनस 6,000 क्योंकि ये हमने उनसे लेना है। अब बी का देखो, 48,000 प्लस 3,41,200,
3,89,200 माइनस 5,000, तो 3,84,200। और अब तुम इसका टोटल करके देख लो, एग्जैक्ट 10 लाख के बराबर आएगा। और ये 10 लाख क्या है? हमारा इस साल का प्रॉफिट। ठीक है, ये करेक्ट अमाउंट है जिसको मैंने क्रेडिट किया। तो अब डिफरेंस बच्चों निकाल के देख लो। 15,800 क्रेडिट है, 15,800 डेबिट है। सिंपली बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, दैट इज 15,800। जब मल्टीपल मिस्टेक्स मिल जाएं तो बच्चों ये तरीका होता है कि आप करेक्ट वाला P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो और फिर उसमें ये चेक कर लो कि राइट पोजीशन क्या थी, रॉन्ग हमने क्या कर दी। रॉन्ग वाला प्रॉफिट उनसे डेबिट कर दो, राइट वाला कैलकुलेट करके उनको क्रेडिट कर दो, अपने आप आपके पास डिफरेंस एंट्री आ गई। ठीक है, तो यहां पर आकर एक तरह से हमारा पास्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ। राइट, अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों गारंटी। ठीक है, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान। जैसे मान लो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, 5:3:2 रेशियो है, और सी को हमने गारंटी दिया हुआ है कि आपको मिनिमम 1,00,000 रुपए पर एनम जरूर देंगे, जरूर देंगे। अब मान लो हमारा प्रॉफिट हो गया 5 लाख, तो 5 लाख का 2/10 शेयर सी का पूरा 1,00,000 बन गया। सिंपल, 1,00,000 दे देंगे। प्रॉफिट हो गया 6 लाख, तो उसका शेयर बना 1,20,000 दे देंगे। प्रॉफिट हो गया 7 लाख, तो 7 लाख रुपए इसका 2/10 शेयर बना 1,40,000 दे देंगे। ज्यादा बन रहा है तो दो, लेकिन मान लो किसी ईयर में प्रॉफिट हो गया 4 लाख, तो 4 लाख का 2/10 शेयर उसका होगा 80,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जैसे हम बांटेंगे, लेट अस अज्यूम हमारा प्रॉफिट जो है वो 4 लाख रुपीस है, तो 4 लाख को 5:3:2 की रेशियो में बांटेंगे। अब हमने सी को गारंटी किया हुआ है कि आपको मिनिमम 1,00,000 जरूर मिलेगा, तो इसको 20,000 रुपीस और देना है। दिस इज डेफिशिएंसी ऑफ गारंटी, कमी आ रही है, 20,000 इसको और ऐड करके देना है। अब ये 20,000 कौन देगा? क्वेश्चन में क्लियर किया होगा, अगर लिखा है ए देगा तो ए के शेयर से माइनस कर दो यहां पे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं लिखा क्वेश्चन में, बी देगा तो बी के शेयर से माइनस कर दो यहां से। ठीक है, अगर ये भी नहीं दे रखा, ऐसा कह रखा है इक्वल माइनस करो, तो हम इक्वल माइनस कर देंगे, -10 -10। और अगर कुछ भी नहीं दे रखा, जैसे क्लियर करेगा, ए देगा बी देगा या फर्म जैसे भी है, अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो ए और बी 5:3 की रेशियो में इसको बियर कर लेंगे। 20,000 को 5:3 की रेशियो में 12,500 ए से माइनस कर देंगे और 7,500 बी से माइनस कर देंगे। ए का नेट शेयर आएगा 1,87,500, बी का नेट शेयर आ जाएगा 12,500। ठीक है ना। तो जब हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे ना, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉर्मल सेंस में बनेगा, बिल्कुल नॉर्मल। नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, सैलरी डेबिट साइड पे लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड पे लिखेंगे। लेकिन जब हम नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना ABC में, तो ये वाले शेयर करेंगे, 1,87,500, 1,12,500। जहां गारंटी नहीं होती वहां तो जो भी अवेलेबल प्रॉफिट बचा उस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं बच्चों। लेकिन जहां गारंटी होती है वहां हम
ये वर्किंग नोट जरूर बना लेते हैं, लेकिन इसकी भी जरूरत तब पड़ेगी अगर सी का शेयर यानी कि गारंटीड पार्टनर का शेयर अगर उसकी गारंटीड अमाउंट से कम है। तो अगर पहले से ही उसका शेयर ज्यादा है तो इस वर्किंग नोट की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिए, प्रॉफिट 6 लाख हो गया, 7 लाख हो गया, 8 लाख हो गया एंड सो। लेकिन अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो वर्किंग नोट बनाओ कि उसको हमने डेफिशिएंसी पूरे करके दी है और अदर पार्टनर से किस रेशो में चार्ज किया है वो क्वेश्चन की डिमांड होगी। ए तो ए से माइनस करो, बी तो बी से माइनस करो, कह रहा है इक्वली तो इक्वली किसी रेशो में बोल रहा है उस रेशो में कर दो, कुछ नहीं बोल रहा तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो ए और बी की है उसमें उसको माइनस कर दो। गॉट इट? ये कर, मैं फिर से बताता हूं, आपका नॉर्मल क्वेश्चन चलेगा जो हमने थ्रू आउट चैप्टर सीखा। नेट प्रॉफिट लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करो, सैलरी दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। लेकिन जब आप नेट प्रॉफिट बांटने बैठोगे ना तो इस वर्किंग नोट का इंपॉर्टेंस आ जाएगा, इतने में बस गारंटी होता है। और मान लो किसी क्वेश्चन में नेट लॉस है, ठीक है, उस केस में हम लोग बना देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस दे दो यहां पर और सी को सी का शेयर दे दो। सी को तो आपने गारंटी किया हो ना 1 लाख, और मान लो नेट लॉस कुछ भी है, लेट अस अज्यूम नेट लॉस है 2 लाख रुपए, तो सी को सी का शेयर तो पूरा देना, गारंटी किया हुआ आपने। तो अब जो बचा हुआ नेट लॉस हो गया 3 लाख, वो ए और बी में उनकी 5:3 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो अगर लॉस है तो। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट वाला तरीका मैंने आपको यहां पर बता दिया। और ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट हमारे पास कम हो, इन दैट केस क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रॉफिट हो, उसका गारंटेड अमाउंट है ना 1 लाख, मान लो हमारे पास नेट प्रॉफिट है 80,000, तो हम यहां पर टू सीज कैपिटल 1 लाख रुपीज दे देंगे और बाकी बचेगा नेट लॉस, वो ए और बी में बचा हुआ 20,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आप देखो एक चीज का डिफरेंस देखो, अगर प्रॉफिट है तो बच्चों पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है, ठीक है, नेट लॉस है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन रहा है। फिर से प्रॉफिट है, कम है लेकिन है प्रॉफिट, तो फिर से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है। इन चीजों का ध्यान रखो, कोई भी केस हो आप नॉर्मल नेट प्रॉफिट बांटने बैठो, सी को सी का पूरा शेयर दे दो और उसके बाद आपका ए और बी का अपने आप फाइनल अमाउंट आ जाए। इस तरह से हमें गारंटी कवर करना है। ओके, ठीक है।